Hello and welcome everyone. This is Naveen and we are live on Rank Up G YouTube channel. I hope all of you are doing well. We'll start in a few moments, but उससे पहले मैं देख लूं एक बार ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है. Okay. I guess there is no problem with the audio and video. So everything seems fine. So welcome everyone. Last session we looked into कि conservative, non-conservative force क्या होती है, then how to check conservative and non-conservative forces. Then we talked about कि work done by multiple forces कैसे निकालने हैं, उसमें हमने दोनों केसेस के अलग अलग टाइप के एग्जांपल भी देखे थे कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है. So उतना अगर क्लियर है, अगर उतना सॉर्टेड है, so we can move forward with नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि है एनर्जी से रिलेटेड कि एनर्जी क्या होती है. ठीक है ना. तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि एनर्जी में क्या सीन है क्या नहीं रहता. आज कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी देखेंगे जो तुम्हारे आगे 12th के चैप्टर्स में यूज होगी, फ्यूचर में बहुत यूज होगी. तो ये सारी चीजें, तो विल लुक इनटू इट. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. मेरा नाम नवीन है एंड आई क्लियर्ड आईआईटी जेईई एग्जाम बोथ मेंस एंड एडवांस इन द ईयर 2017 व्हिच वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट. मतलब आई डिड नॉट ड्रॉप. Then I studied in IIT Roorkee for 4 years. So looking back, I feel like कि मेरे को जो चीजें मैंने प्रॉब्लम्स फेस की थी अपने टाइम पे वो सारी मतलब मेमोरीज जो है वो मेरे को अभी भी याद है. सो आई नो कि अ नॉर्मल कोचिंग स्टूडेंट व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम ही और शी फेसेस. तो आई एम हियर टू सॉर्ट सम ऑफ दोस एंड आई विल ट्राई कि जो डाउट्स मेरे को थे कि एटलीस्ट वो तो तुम्हें ना हो. इफ आई कैन डू दैट मच और मैंने एडवांस निकाला तो आई एम होपफुल कि तुम लोग भी एडवांस क्लियर कर पाओगे. इफ नॉट एडवांस मीन्स तो एटलीस्ट क्लियर कर ही पाओगे ना. तो फिजिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट विच आई फील कि लोगों को जनरली समझ नहीं आता अगर अच्छे से ना बताया जाए. सो आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स इन अ वे कि तुम्हें दिक्कत नहीं होगी समझने में. कोई भी नया कॉन्सेप्ट होगा उसे अच्छे से इंट्रोड्यूस करेंगे विद थिंग्स जो तुम्हें पहले से पता है, विद थिंग्स जो तुम्हें पहले से पता है. तो विल ट्राई टू डू दैट. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. बिफोर दैट वी कैन टॉक अबाउट यार यूट्यूब. अभी तुम यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो है ना. अब तुम्हारा मन किया कि नहीं यार थोड़ी देर के लिए कुछ और देख ले, तो तुम नीचे गए, नीचे तुमने कुछ स्क्रॉल किया तो तुम्हें कुछ ना कुछ एंटरटेनिंग वीडियो मिल ही जाएगी. तो वहां तुमने अपना टाइम थोड़ा सा वेस्ट कर दिया. तो कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन इज नॉट अबाउट कि तुम 20 घंटे पढ़ रहे हो, 25 घंटे पढ़ रहे हो. इट इज अबाउट कि तुम इफेक्टिवली कितना पढ़ रहे हो. तुम घर पे बताओगे कि तुमने वो उतने घंटे पढ़ाई की, बट उसमें से तुमने जो 2 घंटे, 4 घंटे तुमने पढ़ाई की, 2 घंटे तुमने यूट्यूब देख लिया का क्या. तो ऐसी चीजों का अगर तुम्हें टेक केयर करना है, इफ यू वांट अ कंप्लीट इमर्सिव एनवायरनमेंट जो तुम्हारी टीचिंग पे फोकस करेगा एंड वो एनवायरनमेंट जो तुम्हें ये रिजल्ट प्रोड्यूस करने में हेल्प कर सकता है, तो व्हाई गो बियॉन्ड अन अकेडमी. व्हाई, बताओ. गिव मी वन रीजन जो तुम्हें अन अकेडमी से उस तरफ भी देखने को फोर्स कर रहा है. गिव मी वन रीजन. ठीक है, ये रिजल्ट मिलेगा, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन वगैरह का सारा टेक केयर हो रहा है, सारी चीजें यार अन अकेडमी पे. और क्या है, 101 लोगों की 99 से ऊपर परसेंटाइल है, 70 लोगों की 99.5 से ऊपर परसेंटाइल है. तो यू कैन नॉट आस्क फॉर एनीथिंग मोर. ठीक है ना, यू कैन नॉट आस्क फॉर एनीथिंग मोर. तो ये लोग जो है देखो AIR 18 भी है बट उसमें भी 100 परसेंटाइल है. तो इफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम द पीपल जो ये रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, देन यू शुड गो फॉर अन अकेडमी एट द बेयर मिनिमम प्राइस. जो तुम्हें मिनिमम सबसे कम प्राइस जो तुम्हें कहीं भी पे करना पड़ेगा उस पर. ठीक है. तो अन अकेडमी अब ट्राई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें पहले प्ले स्टोर पे जाओ, अन अकेडमी सर्च करो, यू कैन इंस्टॉल इट. इतना तुम्हें आता ही होगा. हैशटैग टू टॉपर इन एजुकेशन प्ले स्टोर भी बताएगा तुम्हें. उसके बाद यू कैन लॉग इन यूजिंग योर मोबाइल नंबर और योर ईमेल आईडी. ठीक है, इट इज अप टू यू कि तुम मोबाइल नंबर से या ईमेल आईडी से कैसे भी लॉग इन कर सकते हो. यू कैन डायरेक्टली गेट द सब्सक्रिप्शन. अगर जो चीजें मैं अभी बताऊंगा वो तुम्हें समझ में आती है, तुम्हें लगता है कि रेलिवेंट है, तो यू कैन डायरेक्टली गेट द सब्सक्रिप्शन और यू कैन ट्राई एन अकेडमी फॉर सम टाइम ना. तुम अपनी संतुष्टि के लिए कुछ टाइम के लिए अन अकेडमी ट्राई कर सकते हो. if it works for you, then go for it. If it works for you, go for it. ठीक है, you can try an academy for free for some time. अगर तुम्हें लगता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, then you can go for it. ठीक है, प्राइस की बात कर लेते. लास्ट स्लाइड में भी लिख रहा था कि बेयर मिनिमम इतने प्राइस से स्टार्ट होता है, बट वही नहीं, उसके अलावा भी 10% ऑफ तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम ये कोड यूज करोगे फॉर एनी एग्जाम रिलेटेड टू अन अकेडमी. You can use this code and you will have 10% off instantly on your subscription price. On your subscription price. Am I clear? ये यहाँ पे लिखा जाएगा कि awesome this code is applied and you are good to go. You are good to क्लियर. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि नहीं, मैं नहीं चाहता तुम्हारा किसी का नुकसान हो, बट बी वेरी केयरफुल. ये दोनों फोटोज प्राइस में डिफरेंस शो करती हैं, विदाउट सब्सक्रिप्शन एंड विद सब्सक्रिप्शन. दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है, प्लस और आइकॉनिक. तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि तुम कौन से सब्सक्रिप्शन के लिए जा रहे हो, है ना. तुम्हें पता होनी चाहिए ये चीज. तो जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो कि अनअकैडमी का बेस्ट सब्सक्रिप्शन होता है,
उसमें तुम्हारे पास 3,750 रुपये पर महीने मात्र में तुम्हें पूरी IIT JEE की प्रिपरेशन मिलेगी 2 साल की। अगर तुम 12 महीने वाला सब्सक्रिप्शन लेते हो आइकॉनिक, तो मात्र 58,000 रुपये में तुम्हारा 12 महीने वाला 1 साल की प्रिपरेशन हो जा रही है, 4875 रुपीज पर मंथ। ये क्यों पर मंथ क्यों बताते हैं हम लोग? पर मंथ इसलिए बताते हैं क्योंकि नो कॉस्ट EMI और ये सारे ऑप्शन भी अवेलेबल करा रखे हैं अकेडमी ने, तो तुम जनरली पेमेंट जो है वो पर मंथ बेसिस पे करोगे। तो पर मंथ प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, एंड जितना बड़ा तुम सब्सक्रिप्शन लोगे, जितना लंबा सब्सक्रिप्शन लोगे, उतना पर मंथ प्राइस तुम्हारा कम रहेगा एंड उतना लोड तुम्हारी फैमिली पे कम पड़ेगा। लेट अस कंपेयर इट विद एनी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसने कभी AR1 प्रोड्यूस ही नहीं की, कभी AR1 को उन्हें पता ही नहीं क्या होता है, ठीक है। वो इंस्टीट्यूट भी तुमसे 3 लाख रुपए ले लेगा, ठीक है। 10 बार में तुमसे मांगेंगे ये प्राइस, तो तुम्हें 30,000 रुपए देने पड़ेंगे एक बार में, ठीक है। ये तुम्हें एक बार में देने पड़ रहे हैं। अब इसके लिए तुम सेविंग करोगे तो तुम्हें पर मंथ कितना सेव करना पड़ेगा? तो इस 30,000 रुपए तुम्हें 3 महीने पे देने पड़ते हैं, तो उससे तुम्हारे पास 10,000 रुपए आ गए। ये मैंने फिर भी कम बताया। कम कैसे बताया? कि ये 10 बार में देने के लिए जो बोल रहे हैं, ये 10 बार 24 महीने में देना पड़ेगा ना तुम्हें। 2 साल का वो ले रहे हो तुम, 24 को 10 से डिवाइड करोगे तो 2.4 मंथ, फिर भी मैंने 3 ले लिया है, तो भी 10,000 रुपए, जो विच इज वे मोर देन 3,750 रुपीज। तो यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस। और उस इंस्टीट्यूट ने कभी AR1 प्रोड्यूस नहीं किया, अनअकैडमी ने AR1 प्रोड्यूस की, AR3 एडवांस में प्रोड्यूस की थी। तो यू आर गुड विद अनअकैडमी, घर पे बैठे बैठे प्रिपरेशन हो जाएगी, कोई फालतू का कुछ नहीं। पेरेंट्स का सपोर्ट रहेगा थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, मजा नहीं लाइफ, ठीक है। फिर 12 महीने वाला जो CBSE और JEE का कॉम्बो है, उस पे इतना डिस्काउंट मिल रहा है तुम्हें। 24 महीने वाला जो CBSE कॉम्बो है, उस पे इतना डिस्काउंट मिल रहा है। डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड। अभी तुम सब्सक्रिप्शन लोगे तो CBSE और JEE कॉम्बो बहुत कम प्राइस पे तुम्हें मिल जा रहा है, ठीक है। तो इफ यू वांट, ये प्लस की बात हो रही है ना, दिस इज अवर प्लस, क्लियर है? तो ये कोड यूज करना मत भूलना। इफ यू डोंट यूज दिस कोड, तुम कुछ ना कुछ ऑफर पे मिस कर रहे होगे, ठीक है। तो प्लस और आइकॉन में क्या क्या डिफरेंस है, मैं इसे बताता हूँ बार बार, फिर भी दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्लस इज बेसिकली यूट्यूब से बहुत अच्छी क्लासेस विदाउट डिस्ट्रैक्शन। अगर तुम प्लस सब्सक्रिप्शन के बाद कोई और वीडियो भी देख रहे हो जो तुम्हारे क्लास से रिलेटेड नहीं है, स्टिल यू आर गेनिंग सम नॉलेज, तुम्हें कोई ना कोई नॉलेज ही मिल रही होगी यूट्यूब पे। तुम दिन चक पूजा का किसी का गाना सुन लोगे तो उससे कुछ नहीं होगा ना, ठीक है। ओके, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीजें हैं, है ना। बट आइकॉनिक में क्या है, क्लास के बाहर वाला जो सपोर्ट है, क्लास के बाहर वाला जो सपोर्ट सिस्टम है, इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन आइकॉनिक। प्लस में उतना नहीं, प्लस में तुम्हें खुद से बोलना पड़ेगा कि यार ये चीज है वो चीज है, बट आइकॉनिक में ये सारे फीचर्स जो है ना, ये तुम्हें पहले ही पहले ही तुम्हें वो सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे जो तुम्हें चाहिए। इससे क्या होगा, तुम्हारी एफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम इफ यू टेक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। योर एफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम इफ यू टेक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। और प्लस में थोड़ा ये है कि तुम अपने ऊपर हो, तुम्हें एग्जाम का नहीं पता कि एग्जाम में क्या पूछते, क्या सीन रहता है, तो थोड़ा 19-20 हो सकता है। बट आइकॉनिक में यू यू आर गारंटीड कि तुम अच्छा ही परफॉर्म करोगे, अच्छा मतलब अपना बेस्ट ही दोगे, ठीक है। इफ यू आर मेंट टू क्वालिफाई, तुम आइकॉनिक के बाद क्वालिफाई कर लोगे, तो गो फॉर इट। इफ यू फील लाइक कि तुम अपना बेस्ट देना चाहते हो एग्जाम में, देन गो फॉर इट, ठीक है। तो अपना आउटपुट मैक्सिमाइज करवाने के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो तुम। देन प्लस और आइकॉनिक में डिफरेंस जो है वो मैं तुम्हें और अच्छे उससे दिखा सकता हूँ, तो यू कैन सी हियर। तो टिक मार्क्स हैं, जो टिक मार्क्स है वो फीचर है उस वाले सब्सक्रिप्शन में, जो क्रॉस है वो नहीं है। तो आइकॉनिक में तुम्हें जितना पॉसिबल हो सकता है अनअकैडमी की साइड से जितनी चीजें वो प्रोवाइड कर सकता था, सारी दे दी, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस। तुम किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की भी यहाँ लिस्ट बना सकते हो एंड यू आर गुड टू गो। तुम कंपेयर कर सकते हो कि उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में क्या फीचर्स है क्या नहीं। अनअकैडमी पे जो लोग रेगुलरली पढ़ाई करते हैं, जिन्हें अनअकैडमी चैंपियंस बोलते हैं हम लोग, वो लोगों के लिए स्पेशल अनअकैडमी कुछ ना कुछ ऑफर्स लाता रहता है। तो 31 अगस्त से पहले जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है, वो नीचे दिए हुए गूगल फॉर्म को भरेंगे तो दे विल बी एलिजिबल फॉर अ कैश रिवॉर्ड, जो कि उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। ये 29 सितंबर को लास्ट बैच स्टार्ट हुआ है, तो अभी भी ज्यादा लेट नहीं हुए, 9 ही दिन हुए हैं, 9 या 10 दिन हुए हैं। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग वन ऑफ दिस बैचेस, ज्वाइन वन ऑफ दिस बैचेस एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। इतना 1 हफ्ते 2 हफ्ते का बैकलॉग इजीली क्लियर हो जाता है, बट 15 दिन से ऊपर होगा तो दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बैच जो तुम्हें एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करे, देन गो फॉर इट। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट मी चेक कोई किसी को डाउट, आई गेस नॉट, ठीक है। चलो लास्ट सेशन में हमने देखा था
वी टॉक्ड अबाउट वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस, तो उसमें दो मेथड देखे थे हमने कि आइदर वी कैन कैलकुलेट वर्क डन बाय इंडिविजुअल फोर्सेस और उसे ऐड कर दें, या फिर व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गेट द एफ नेट का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ, एंड वील हैव आवर वर्क डन, विल हैव आवर वर्क डन, टोटल वर्क डन। बट उसमें व्हेन वी लुक्ड कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच वर्क करती है। बट उसके बाद हमने देखा था उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था कि कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, उनके एग्जांपल देखे थे, सेंट्रल फोर्सेस क्या होती है देखा था, कंजर्वेटिव फोर्स को कैसे चेक करते हैं वो भी देखा था, कल जीरो किया था हमने कंजर्वेटिव फोर्स के, उसमें कल नहीं कर्ल, कर्ल जीरो किया था, क्या था, इसकी वैल्यू जीरो आती है कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, तो इसके हमने एग्जांपल भी किए थे। देन वी लुक्ड कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेल बाय डेल एक्स क्या होता है, डेल बाय डेल वाई क्या होता है ना। तो आई होप दैट इज क्लियर, एंड आई टोल्ड यू कि ये जो है ना, ये चीज को, ये तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है, बट बी वेरी केयरफुल, इसको तुम डिफरेंशिएशन में यूज मत करने लग जाना, प्रॉब्लम गलत करना स्टार्ट कर दोगे, प्रॉब्लम गलत करना स्टार्ट कर दोगे। तो बी वेरी केयरफुल कि तुम क्या चीजें अपने दिमाग में फीड कर रहे हो, प्रॉपर सेक्शन बनाने चाहिए, प्रॉपर सेक्शन होनी चाहिए तुम्हारे दिमाग में कि दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड फॉर दिस। मतलब जनरली लोग बोलते हैं कि फिजिक्स इज ऑल कनेक्टेड, आई एग्री, बट इन सर्टेन केसेस यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो वहीं लगेगा, वो वाला कॉन्सेप्ट वहीं लगेगा, ठीक है। यू नीड टू, मतलब यू नीड टू हैव द कंडीशंस कि इसके बाहर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। आप जैसे कांस्टेंट फोर्स में ही तुम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, कांस्टेंट फोर्स या फिर नॉन वेरिंग फोर्स में जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो इन दोस केसेस तुम्हें पता है कि वो इक्वेशन लगती है, तो ये चीज समझना जरूरी है ना, नहीं तो प्रॉब्लम्स फिर गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन जो रहेगा वो एनर्जी के बारे में रहेगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स में क्या रिलेशन होता है, एक दो प्रॉब्लम्स भी कर लेंगे हम, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अ बॉडी इज सेड टू पोजेस एनर्जी इफ इट हैज कैपेसिटी टू वर्क। तो एनर्जी और वर्क जो है वो म्यूचुअली कन्वर्टेबल है, मतलब इसका क्या मतलब है कि अगर किसी बॉडी में एनर्जी है तो इट कैन डू सम वर्क, अगर किसी में एनर्जी नहीं है तो वो वर्क नहीं कर सकता। सपोज आई डोंट फील लाइक कि मेरे में आज एनर्जी है, तो तुम्हारा बेड से उठने का मन नहीं करता ना। बेड से उठने का क्या मतलब है कि यू विल डू सम वर्क, तुम्हारी बॉडी को तुम रेज करोगे, तुम अपना पोटेंशियल एनर्जी हाई करोगे खड़े होके, तो यू आर नॉट फीलिंग लाइक कि तुम कुछ वर्क करो बिकॉज यू डू नॉट हैव एनर्जी, तो तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है जो कि तुम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, इसलिए तुम्हारा उठने का मन नहीं करता, तुम्हारा काम करने का मन नहीं करता, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। तो बॉडी इज सेड टू पोजेस एनर्जी व्हेन इट हैज कैपेसिटी टू वर्क, अगर मेरी कोई भी चीज है उसमें वर्क करने की कैपेसिटी नहीं है तो उसकी एनर्जी जीरो है, उसकी एनर्जी जीरो है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये फोन यहाँ रखा हुआ है एंड अगर ये टेबल पे रखा हुआ है, अगर मैं टेबल हटा दूं तो नीचे जा सकता है, दैट मीन्स कि इसके पास अभी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। बट अभी अगर मेरा रेफरेंस यही प्लेटफॉर्म ले लूं कि मैं इसे नहीं हटाऊंगा, तो इसके पास कोई एनर्जी नहीं है ना, ऑब्वियस ही चीज है। तो अगर ये एनर्जी लूज करेगा तभी ये, अगर ये एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी गेन करेगा, तब इसकी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क पे फर्क फर्क पड़ेगा, या तो ये वर्क ज्यादा कर पाएगा या कम कर पाएगा, वो सारी चीजें हैं, क्लियर है। तो एनर्जी इज बेसिकली द मेजर कि तुम कितना वर्क कर सकते हो, और एक मल्टीपल फॉर्म्स में होती है, कंप्रेशन, डिफॉर्मेशन इन शेप की फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ स्पीड होती है, देयर आर मल्टीपल थिंग्स। तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एनर्जी और वर्क इंटरकन्वर्टेबल है, बट फिर भी डिफरेंट चीजें हैं। मतलब एनर्जी और वर्क को तुम एक दूसरे में वो कर सकते हो कन्वर्ट, कि एनर्जी, इतना वर्क हुआ तो इतनी एनर्जी बढ़ी होगी, इतनी एनर्जी कम हुई तो इतना वर्क हुआ होगा, बट स्टिल दे आर डिफरेंट थिंग, है ना। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना, सिंपल है। बायंसी, बायंसी होता है ना, बाइंड फोर्स और बायंसी में क्या डिफरेंस होता है, सेम चीज है, ठीक है। A body is said to possess energy if it has capacity to work. I hope this is clear. Clear? So basically, kinetic energy क्या होती है? Kinetic energy is the energy possessed by a body, by a body, by a body by virtue of its motion, by virtue of its motion. This is our kinetic energy. ठीक है? तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन कैसे कर रहे हो, और तुम्हें दिख जाएगा कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसमें एक एनर्जी होती है कि अगर वो किसी से टकराएगा तो उसको इंजर्ड कर देगा। कोई गाड़ी अगर किसी से टकराती है तो उसे इंजर्ड कर देती है, तो उस बंदे को इंजर करने में कुछ ना कुछ वर्क लगेगा। अब एक मूविंग बॉडी वो काम कर पा रही है, मतलब उसके पास कुछ एनर्जी है, इट हैज कैपेसिटी टू वर्क, इट हैज कैपेसिटी टू डू वर्क। एक विंड मिल होती है तो उस पे एयर जब टकराती है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो विंड मिल घूमती है, वाटर टरबाइन होती है उसमें वाटर टकराता है तो वो टरबाइन जो वो घूमती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना।
तो दीज आर द केसेस जहां पे काइनेटिक एनर्जी का यूज हो रहा है, काफी अच्छा यूज हो रहा है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। कुछ मोशन वो कर रही है, कुछ स्पीड है उस बॉडी के पास, तो उस मूविंग बॉडी के पास जो एनर्जी होगा दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जो तुम्हें पता भी होगा हम कैसे लिखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर करके निकालते हैं, clear है। and half mv square is basically the kinetic energy possessed by a body where m is the mass and v is the speed। तो उस इंस्टेंट पे जो भी उसकी स्पीड है, तो हाफ एम वी स्क्वायर, ऑब्वियसली एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, तो अगर तुम इसे ऐसे भी नहीं लिखना चाहते तो तुम वी स्क्वायर करने के लिए क्या कर दोगे, हाफ एम वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर कर दोगे, तो ये मॉड वी का स्क्वायर आ जाता है। तो तुम इसे ऐसे करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मोमेंटम इनटू स्पीड करके भी तुम समझ सकते हो, इसे कैसे भी समझ सकते हो, इट इज अप टू यू, क्लियर। तो अभी हम रिलेशन इनका इंटर कन्वर्जन भी देखेंगे, तो वो देखते हैं अभी, उसके बाद विल डिसाइड कि क्या सीन है क्या नहीं है ना। तो दिस इज वन ऑफ द रिलेशन जो कि तुम यूज कर सकते हो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। बी वेरी क्लियर कि तुम किस टाइप की एनर्जी की बात कर रहे हो, क्योंकि दो ही टाइप की एनर्जी तुम्हारे पास, एक एनर्जी ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी, एक एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेशियल कन्फिगरेशन। स्पेशल कन्फिगरेशन की वजह से एक एनर्जी होती है, एक उसके मोशन की वजह से होती है, एक उसके मोशन की वजह से होती है। तो ये दो टाइप की एनर्जी से ही तुम्हारे वर्क एनर्जी पावर के मोस्टली प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो अगर ये क्लियर हो गया तो तुम्हें आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो हाफ एम वी स्क्वायर ये तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी होगी, एंड वी लुक्ड इनटू एग्जांपल की टरबाइन है, देन तुम्हारी स्पीड है, मतलब बहुत सारी चीजें होती है जिनमें स्पीड से तुम वर्क करते हो, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो है वो तुम्हें पता होना चाहिए। जो चीज मैं बोल रहा था कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन निकालना, तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकता हूं मैं, हाफ एम वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर ऐसे करके लिख सकता हूँ। तो अगर मैं देखूंगा ऐसे तो क्या लिख सकता हूँ, कॉम्प्लेक्स नहीं करते ज्यादा, तो मैं ऐसे डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूँ एम वी, और यहाँ पे वी लिख देता हूँ, क्लियर है। नाउ व्हाट आई विल डू इज, मैं एक और एम मल्टीप्लाई कर देता हूँ और एक और एम डिवाइड कर देता हूँ, एक एम मल्टीप्लाई कर देता हूँ और एक एम डिवाइड कर देता हूँ। तो ये एक एम वी बन गया और एक ये एम वी बन गया, तो एम वी डॉट एम वी हो जाएगा। देखो एक एम मैंने मल्टीप्लाई किया और एक एम मैंने डिवाइड किया, तो एम वी डॉट एम वी हो गया। तो तुम्हारे पास क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ मॉड पी वेक्टर का स्क्वायर अपॉन एम। तो 2m के ई बराबर मॉड पी वेक्टर का स्क्वायर, तो मॉड ऑफ पी वेक्टर विल बी इक्वल टू 2m के ई का रूट। के और ई अलग अलग नहीं है, काइनेटिक एनर्जी के लिए मैंने के और ई लिखा है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, बट दिस होल्ड्स ट्रू फॉर अ सिंगल बॉडी। ये एक तुम सिंगल बॉडी की बात कर रहे हो कि उसके मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होगा, इट इज नॉट फॉर अ सिस्टम। एक सिस्टम के लिए तुम ये रिलेशन नहीं लिख सकते, उसमें अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें, यहाँ पे अगर तुम सिस्टम की बात करोगे तो तुम्हें यहाँ पे हाफ m1 करके लिखना पड़ेगा, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी 1 काइनेटिक एनर्जी 2, ये सारी मल्टीपल चीजें आएंगी। तो दिस इज अ रिलेशन विच यूज्ड फॉर अ सिंगल बॉडी इज वर्क्स फाइन, बट अगर तुम सिस्टम की बात करो तो वहां पे तुम्हें खुद एनालाइज करना पड़ेगा। एंड बी वेरी केयरफुल, एक गलती जो बहुत लोग करते हैं दैट इज कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज जस्ट दैट कि तुम थोड़ा सा तुमने इसे इंटरप्रेट किया, तो दैट वेक्टर इज बीइंग कन्वर्टेड टू अ स्केलर विच इज काइनेटिक एनर्जी, बट इट डज नॉट मीन कि तुम्हारा मोमेंटम इज अ स्केलर क्वांटिटी। जस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ योर मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ योर मोमेंटम इज इक्वल टू 2m के ई का रूट, 2m टाइम्स ऑफ योर काइनेटिक एनर्जी, और उसका रूट ले लोगे तो योर magnitude of your momentum will be given by that equation। but be very careful कि momentum is a vector quantity, क्योंकि इसमें अब क्वेश्चंस बनते हैं डिफरेंट टाइप के, which is one of them is कि यार सपोज तुम्हारा मोमेंटम, तुम can you change your momentum without changing your kinetic energy, can you change momentum without changing kinetic energy? Yes you can, because momentum is a vector quantity, momentum is a vector quantity, and you can definitely change your momentum without changing your kinetic energy। दिस इज फॉर अ सिस्टम, दिस इज फॉर अ सिंगल बॉडी, एंड इट इज गुड, है ना। अगर जैसे यहाँ पे मेरा मोमेंटम है कुछ एमवी इस डायरेक्शन में, एमवी वेक्टर मेरा मोमेंटम है, तो इफ आई चेंज मैं मतलब डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, अगर मेरा यहाँ हो गया एमवी वेक्टर, मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन 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 माई मोमेंटम इज चेंज्ड, क्योंकि मेरा डायरेक्शन चेंज हो गया। तो आई कैन चेंज द मोमेंटम विदाउट चेंजिंग माई काइनेटिक एनर्जी, आई कैन चेंज माई मोमेंटम विदाउट चेंजिंग माई काइनेटिक एनर्जी। बट रिमेंबर वन थिंग, जब मैं एक बॉडी की बात कर रहा हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वन बॉडी, सिंपल सिंपल एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, सिस्टम की बात नहीं हो रही, एक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो इफ आई से कि मेरी काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो दैट मींस कि मेरी
मेरा मोमेंटम भी जीरो सिंगल बॉडी के लिए। एंड अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा मोमेंटम जीरो तो मेरी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी सिंगल बॉडी के लिए, एक बॉडी के लिए बात कर रहा हूँ मैं, सिंगल बॉडी के लिए, वहां पे रिलेशन होल्ड करेगी, वहां पे रिलेशन होल्ड करेगी। बट जब मैं सिस्टम की बात करता हूँ, जब हमारी दो तीन बॉडीज आ जाती हैं, दो तीन बॉडीज आ जाती हैं, तो उस केस में क्या हो सकता है कि तुम्हारे सिस्टम का मोमेंटम जीरो हो सकता है पर काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होती। सिस्टम का मोमेंटम जीरो होगा पर काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी। फॉर एग्जांपल कि अगर सपोज सेम मास की दो बॉडीज ऐसे मूव कर रही हैं तो देयर मोमेंटम इज जीरो, क्योंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये दोनों मोमेंटम एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, है ना। बट फॉर इंडिविजुअल बॉडीज देयर दे हैव काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज एम वी स्क्वायर, इन दोनों का सम हो जाएगा, हाफ हाफ वन हो जाएगा। तो in this case momentum is zero, net momentum of the system is zero, but there is some kinetic energy, there is some kinetic energy. And if you say कि हम can we change momentum without changing kinetic energy, तो just change the direction, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर दो। क्लियर है, क्लियर है ना। तो these are some type of question जो कि बनते हैं, तो बी वेरी केयरफुल कि क्या सीन है क्या नहीं है। बट इफ आई से कि एक सिस्टम है उसमें काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम बीइंग जीरो मींस कि उसके हर ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड, वो प्लस माइनस नहीं होती, दैट इज ओनली पॉजिटिव। तो सारी पॉजिटिव चीजों का सम का जीरो होने का यही मतलब होता है कि इंडिविजुअली सारी चीजें जीरो है, इंडिविजुअली सारी चीजें जीरो है। सपोज इफ आई से कि x प्लस वाई प्लस जेड इज जीरो, तो दैट मीन्स ये सारी पॉजिटिव है, इनका सम जीरो है, इसका यही मतलब है कि इन सारे की जीरो वैल्यू होगी, क्योंकि अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पे प्लस माइनस का कुछ चक्कर ही नहीं। क्लियर है। तो दैट मीन्स कि हमारी अगर पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो हर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की जो मोमेंटम होगा वो जीरो होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी तो वी जीरो होगी तो मोमेंटम जीरो होगा। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि तुम किस चीज के बारे में बात करो, यू आर टॉकिंग अबाउट सिस्टम, यू आर टॉकिंग अबाउट बॉडी, एंड यू विल हैव मल्टीपल क्वेश्चन लाइक दिस जहां पे तुम्हें परेशान करने का ट्राई करेंगे। तो बी वेरी केयरफुल एंड इजीली सॉल्व कर लोगे तुम ऐसे प्रॉब्लम्स को। ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई डाउट? आई गेस नॉट। लेट्स मूव फॉरवर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल। ठीक है, बी वेरी केयरफुल जब तुम ये लगाओगे। ठीक है, अब यार रिलेशन हमने देख लिया, देखो काइनेटिक एनर्जी और P में क्या रिलेशन है। देखो काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर अपॉन, मैं मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ डायरेक्टली, 2m, काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m। क्या ग्राफ बनाना भाई, ग्राफ बनाना सबसे घटिया काम, घटिया नहीं मतलब आसान काम, आसान आसान। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा बता दूं, y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू सम कॉन्स्टेंट सी, जहां पे y मेरा काइनेटिक एनर्जी एंड p इज माई x एंड 2m इज 1/2m इज माई कॉन्स्टेंट। तो इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर जैसा कुछ कुछ फोटो दिखेगी। जस्ट चेंज क्या हो जाएगा, वैल्यूज थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएंगी। कैसे ऊपर नीचे हो जाएंगी, वैल्यूज थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएंगी, मतलब अगर मैं 1 पे देखूंगा, अगर मैं x बराबर 1 पे देखूंगा, x बराबर 1 का मतलब मोमेंटम बराबर 1 पे देखूंगा, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 1/2m होगी। तो ये चीजें थोड़ी चेंज हो जाएंगी। तो देख सकते हो तुम काइनेटिक एनर्जी पे फर्क नहीं पड़ता कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसीलिए ग्राफ नीचे नहीं जा रहा है। प्लस 2x के लिए इट इज सिमेट्रिकल फॉर 2x, मतलब दो मोमेंटम की वैल्यूज के लिए सेम काइनेटिक एनर्जी तुम्हें मिल रही है क्योंकि पी स्क्वायर है। क्लियर है कि ये चीज, देखो तो ऐसे ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। एंड सिंपल है ग्राफ ड्रॉ करना, रिमेंबर कि ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मोमेंटम का ग्राफ है। P वर्सेस उसका भी ड्रॉ कर सकते हो, एंड मैथमेटिक्स में जब तुम आगे पढ़ोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि डिफरेंस क्या होता है ग्राफ बनाने में, इस ग्राफ में और P वर्सेस काइनेटिक एनर्जी वाले ग्राफ में क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, तो तुम समझ लोगे, तुम समझ जाओगे कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट 2m के ही हो जाएगा ना, तो उसमें ऐसे करके बन जाएगा कर, बट यू विल अंडरस्टैंड कि बेसिकली उसमें होता क्या है। काइनेटिक एनर्जी डन सॉर्टेड है ना, काइनेटिक एनर्जी तुम्हें लिखना आ गया। लेकिन देयर इज सेकंड टाइप ऑफ एनर्जी विच इज व्हाट, विच इज ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, या फिर उसका कैसा सेटअप है अभी, उसके वर्च्यू पे। जैसे ये फोन है, मैंने यहाँ पे रख रखा है इतनी हाइट पे, अगर मैं इसे छोड़ दूंगा, अगर इस फोन को मैं इस हाइट से छोड़ दूंगा, तो अभी इसके पास कुछ एनर्जी नहीं है, बट जस्ट बिकॉज कि ये हवा में कुछ हाइट पे है, इट हैज कैपेसिटी टू डू वर्क, दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। अभी कुछ मूव नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, बट जस्ट बीइंग एट सम हाइट, जस्ट बीइंग एट सम हाइट प्रोड्यूसेस सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी, जो कि ये वर्क करने में यूज कर सकता है ना। अगर मैं इसे यहाँ से छोड़ दूंगा तो ये स्क्रीन तोड़ लेगा, नुकसान कर लेगा मेरा, या फिर तुम्हारा तो क्या ही करेगा, मेरा ही करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट तुम्हारे मतलब पैर पे गिरता है तो दर्द होता है, कोई भी चीज तुम्हारे ऊपर गिरती है तो दर्द होता है।
दैट इज देयर पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी दे पोजेस जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कॉन्फ़िगरेशन, कि वो कैसे रखे हुए हैं, कहाँ पे हैं, ठीक है ना। तो एवरीथिंग एवरीथिंग इस अर्थ पे पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो किसी पोजीशन पे, किसी हाइट पे रखी हुई है, समझ रहे हो, क्लियर है। तो यार इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये है कि अगर फोन, जैसे सपोज ये टेबल है, तुम अगर कहीं बैठ के पढ़ रहे हो, वो टेबल है, वहां पे कुछ चीज रखी हुई है, तो वो टेबल जब नीचे गिरेगी, वो टेबल मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है, सपोज कुछ भी हो सकता है, फोन वगैरह हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट वहां से नीचे गिरेगा तुम्हारे पैर पे, तो तुम्हें चोट लगेगी, तुम्हें चोट लगेगी। लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट तुम्हारे पैर के साथ इस टेबल पर रखा, सपोज तुमने पैर इस टेबल के साथ रख रखे हैं, वो ऑब्जेक्ट भी यही है और तुमने पैर भी यहाँ रख रखे, कुछ लोग बैठते हैं ना पैर ऊपर करके, अगर वो दोनों सेम हाइट पे हैं, तो वहां पे वो तुम्हें डैमेज नहीं कर सकता। वो डैमेज तभी हो, या तो वो तुम्हें डैमेज तभी पहुंचाएगा जब तुम उसे बहुत तेजी से हिट करोगे, वो खुद से तुम्हें डैमेज नहीं पहुंचा सकता। दिस इज द ब्यूटी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, की जब तक कॉन्फ़िगरेशन दो ऑब्जेक्ट्स की सेम है, दे कैन नॉट डू एनीथिंग बिटवीन देम, मतलब वो एक दूसरे पे वर्क नहीं कर सकती। समझ रहे हो, समझ रहे हो, चलो समझ में आ जाएगा, अभी थोड़े टाइम में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, कि यार यहाँ पे नीचे था, ये ऊपर पहुंच गया, ये यहाँ पे ऊपर पहुंच गया। नाउ ये गया कुछ स्पीड से, तो अभी इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी कि कुछ स्पीड से चल रहा होगा, दैट इज डिफरेंट। उसके अलावा एक और एनर्जी होगी विच इज, ये जो हाइट इसने गेन की, ये जो हाइट इसने गेन की उसके वर्च्यू से, उसके वर्च्यू से यहाँ पे था, ये गाड़ी यहाँ थी, यहाँ से यहाँ पहुंच गई, तो इस इसकी हाइट में जो चेंज हुआ है, उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी स्टोर होगी, दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। जब ये नीचे आ जाएगा तो इसने कुछ एनर्जी रिलीज की होगी, या फिर कहीं यूज हुई होगी, तो दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब एनर्जी कन्वर्जेशन बोल सकते, कन्वर्जन बोल सकते हो तुम, ठीक है। तो जैसे कि तुम यहाँ भी देख सकते हो कि एक स्लाइड आई, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, फिर धीरे से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है जब वो यहाँ पे आती है, फिर यहाँ पे फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है, फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो यू कैन सी, क्लियर है। तो देर आर सम केसेस जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बराबर भी होती है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कैसे इनका चलता है एक दूसरे के साथ। तो इट इज नॉट कि पोटेंशियल एनर्जी होगी तो काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी होगी तो पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। इट इज दोनों चीजें हैं, वो दोनों एंटिटी अलग अलग हैं, दोनों एंटिटी हैं, तुम्हें उन दोनों को समझ में आना चाहिए कि कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो वही चीज जो है वो वर्क एनर्जी थ्योरम का पूरा बेसिक जो है वो वही है, बेस वही है। वन इंपॉर्टेंट रिजल्ट विच इज वेरी यूजफुल, विच इज वेरी यूजफुल, तो ध्यान से सुनना। देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे, मैं ऐसे बोलता हूँ ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और ये हाइट h है, ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो इफ आई टेक दिस एज रेफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी की यू कैन टेक एनी रेफरेंस, एंड इन पोटेंशियल एनर्जी हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, कॉज तुम किसी भी पॉइंट पे कुछ भी पोटेंशियल एनर्जी मान सकते हो, but the change in potential energy is constant in every reference, in every reference, किसी भी रेफरेंस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सेम होता है, बट पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे डिपेंड्स ऑन योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज सेम फ्रॉम ईच एंड एवरी फ्रेम, बट पोटेंशियल एनर्जी इज डिफरेंट इन ईच एंड एवरी फ्रेम, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, देखो डेल्टा पी जो है वो सेम है हर फ्रेम में, बट P1 और P2 की जो वैल्यू है, दे आर डिफरेंट इन बोथ द फ्रेम, इन डिफरेंट फ्रेम्स इनकी वैल्यू डिफरेंट होती है। तो जब तुम ये चीज यूज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी सेम मत करना कभी भी, डेल्टा पी सेम करना, बी वेरी केयरफुल, है ना। तो जैसे अभी सपोज मैं ऐसा एग्जांपल है, यहाँ पे जीरो जीरो ले लेता हूँ, एंड आई से कि यहाँ पे एक मास एम का ब्लॉक था और वो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे मास एम का ब्लॉक था, तो ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, यहाँ पे ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, एम जी, ग्रेविटी लग रही थी और कितनी हाइट है h, इतना वर्क किया ग्रेविटी ने इन द डायरेक्शन ऑफ योर मोशन, ठीक है। तो सीन क्या है, जो चीज होती है पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स में जो रिलेशन होता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से शो करते हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम की अगर पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ देयर
ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो इसको अगर मैं अभी इस एग्जांपल में भी देखूंगा तो डेल्टा यू बराबर माइनस एम जी एच हो जाएगा इस केस में। इसका क्या मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी मेरी डिक्रीज होगी। मैं कोई भी फ्रेम ले लूं, मैं कोई भी फ्रेम लूंगा, अगर मैं यहाँ पे 1000 बोल रहा था तो यहाँ पे 1000 माइनस एम जी एच मेरी एनर्जी होगी। अगर मैंने यहाँ पे 0 लिया था तो मेरी एनर्जी यहाँ पे माइनस एम जी एच होगी। अगर मैंने यहाँ पे एम जी एच लिया था तो मेरी एनर्जी यहाँ पे 0 होगी। दिस इज द दिस इज डेल्टा यू, जो कि मेरा डिपेंड करता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पर। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय में कंजर्वेटिव फोर्सेस माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इसे दूसरे तरीके से कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, दूसरे तरीके से तुम ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, अगर सपोज तुम नहीं चाहते, देखो पोटेंशियल, तुम खाली पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हो, तो एट ईच मोमेंट तुम चाहते हो कि उसकी स्पीड कुछ ना हो, बस उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही हो, तो मैं उसके बारे में बहुत चीजें बोल सकता हूँ। तो सपोज ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे एक मास एम है, अगर तुम इसे धीरे धीरे ले जाओगे तो इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी, काइनेटिक एनर्जी का बीच में कुछ लफड़ा ही नहीं आएगा। तो अगर मैं इसे धीरे धीरे ले जाता हूँ तो मेरे को एक एफ लगानी पड़ेगी, एफ एक्सटर्नल, और नीचे एम जी लगानी पड़ेगी। ऐसे भी समझाते हैं लोग। तो एफ एक्सटर्नल बराबर एम जी है, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड डेल्टा यू इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एफ एक्सटर्नल ने कितना वर्क किया, तो एफ एक्सटर्नल ने कितना वर्क किया इसे धीरे धीरे ले जाने के लिए। एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी है, mg, क्योंकि वो धीरे धीरे ले जा रही है, और एफ एक्सटर्नल लग रही है ऊपर और तुम ले जा रहे हो नीचे, तो एफ एक्सटर्नल ने कितना वर्क डन किया, माइनस एम जी एच। तुम्हें जैसे जचे, तुम्हें जैसे समझ में आए वैसे कर सकते हो। Either you can directly write, but I will suggest कि तुम डायरेक्टली ये लिखो, क्योंकि फिर ये समझना ना कि ये धीरे धीरे क्यों ले जा रहा है। धीरे धीरे इसलिए ले जा रहा है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का हम टर्म नहीं चाहते। अगर एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा होगी एमजी से ज्यादा, तो उसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाएगी, तुम खाली पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर पाओगे वहां। तो यहाँ पे हम खाली पोटेंशियल एनर्जी की बात कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज यहाँ पे कोई काइनेटिक एनर्जी का टर्म नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। तो अगर मैंने बहुत कम स्पीड से उसे नीचे लाना स्टार्ट किया तो वो कम स्पीड से ही नीचे आएगा, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो। तो हाफ एम वी स्क्वायर को मैं ऑलमोस्ट जीरो अज्यूम कर सकता हूँ इस केस में। बट इन ऑल अदर केसेस ऑल्सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी लाइक दिस। ये जो कॉन्सेप्ट है ना एफ एक्सटर्नल और ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये जो चीज है ये हम तभी लिख सकते हैं जब वो ऑब्जेक्ट बहुत स्लोली आ रहा होगा। लेकिन ये जो चीज है, ये वाला जो टर्म है, पहली इक्वेशन है, ये जो दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन तुम तभी यूज करोगे जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट बहुत स्लोली आ रहा है, क्योंकि अदरवाइज अगर तुमने ये फोर्स लगाई होती और इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी आ रही होती, तो तुम्हारी जो एक्सटर्नल तुमने वर्क किया वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को भी तो रिड्यूस कर रहा है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स ना। सपोज ऐसे तुम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जा रहे थे, तुम किसी स्पीड से ले गए, तो यहाँ पे तो तुमने लिख दिया कि चेंज इन पोटेंशियल इज डायरेक्टली इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि यहाँ पे कोई काइनेटिक एनर्जी डेवलप नहीं हुई। अगर काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाती तो तुम बोलते कि वो एक्सटर्नल वर्क जो किया है मैंने, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में यूज हुआ। ठीक है, बट इन दैट केस ऑल्सो तुम ये लिख सकते हो। इसलिए मैं बोलूंगा हमेशा पहली इक्वेशन को यूज करना, तुम कंफ्यूज नहीं करोगे। माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तुम उस केस में भी लिख सकते हो कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इतना चेंज होगा जितना वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स ने किया। एक सिस्टम है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, कुछ कंजर्वेटिव कुछ नॉन कंजर्वेटिव, तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा दैट इज वर्क डन बाय ऑल द कंजर्वेटिव फोर्स, माइनस ऑफ वर्क डन बाय ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये माइनस मत भूल जाना, प्रॉब्लम में गलती करोगे नहीं। तो आई विल नॉट सजेस्ट कि तुम ये यूज करो, क्योंकि इसमें सीन है यार, इसमें सीधी सीधी दिक्कत है कि तुम्हें ये लेना पड़ेगा हमेशा कि जो एफ एक्सटर्नल वो तुम्हारी किसके बराबर है, तुम्हारी कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर है, तभी तो तुम ये बोल पाओगे। वरना काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी तो तुम कंफ्यूज कर जाओगे, क्या ये मैं लिखूं, क्या ये मैं नहीं लिखूं। तो दिस इज बेटर, दिस होल्ड्स फॉर एवरी ईच एंड एवरी केस। दिस होल्ड्स फॉर ईच एंड एवरी केस कि वर्क मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस और नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ऑल द कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो सकती थी, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में उतना ही चेंज होगा जितना उन सारी फोर्सेस ने मिलकर वर्क किया। अगर एक कम कर रही तो एक बढ़ा भी रही होगी, एक बढ़ा रही तो एक कम भी कर रही। ठीक है, बी वेरी केयरफुल ना यार। ये हम बात कर चुके स्प्रिंग के बारे में, तो इसके बारे में हम दोबारा बात कर लेंगे। तो इसे दोनों तरीके से निकालने का ट्राई करेंगे जो मैंने अभी बताया, बट स्टिल आई विल से कि कौन सा तरीका बेटर है। पहला वाला तरीका बेटर। पहला वाला तरीका क्यों बेटर है, क्योंकि उसमें कुछ मानने वाला लफड़ा ही नहीं है।
ठीक है, तो यहाँ पे ये डायग्राम बना लिया हमने। ये एम ब्लॉक का मास एम का ब्लॉक रखा हुआ है, एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। ठीक है, अब वी विल कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। तो व्हाट आई विल से इज कि यहाँ पे अभी ये जो नेचुरल लेंथ में तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। कुछ भी मान सकता हूँ मैं, 1000 मान लू, 2000 मान लू, कुछ फर्क नहीं पड़ता, चेंज सेम ही रहेगा। तो 0 मान ली, 0 मान ली। तो अगर मैंने इसे किसी डिस्टेंस x से मूव किया, अगर मैंने इसे कुछ डिस्टेंस x से मूव किया, ठीक है, x से भी मत लो, x से भी मत लो, x1 से x2 ले लो, x1 से x2 ले लो। ठीक है, मैं किसी भी पोजीशन पे 0 मान सकता हूँ। तो मैंने पहली पोजीशन पे ही 0 मान लिया, मैंने x1 पे ही 0 मान ली, नेचुरल लेंथ पे मत मानो, x1 पे 0 मान लो। फॉर दिस केस ऑल्सो यहाँ पे एक कंजर्वेटिव फोर्स लग रही थी, कौन सी? इसकी स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो आई कैन राइट डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस स्प्रिंग फोर्स का वर्क। स्प्रिंग फोर्स का वर्क मतलब यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स हर इंस्टेंट पे वेरी कर रही है, तो आई विल राइट माइनस के एक्स डॉट डी एक्स लिखूंगा। इसे इंटीग्रेट करोगे तुम कहां से कहां तक? x1 से x2 तक, तो यू विल हैव माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2, उसमें लिमिट्स पुट करोगे तुम x1 से x2, तो यू विल हैव माइनस के x2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के x1 स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर तुम x1 से x2 ले गए तो जो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी दैट विल बी इक्वल्स टू, अब इसमें देखो तुम, इसमें देखो तुम्हारा देखो देखो ध्यान से देखो, माइनस ऑफ ये हो जाएगा, तो फाइनल पोजीशन तुम्हारी x2 है, इनिशियल x1 है, तो ये आ गया के x2 माइनस के x1 स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो फोर्स है, अबे यहाँ पे एक माइनस भी तो आएगा, एक और माइनस आएगा ना, कि ये फोर्स जो है वो वर्क डन के नेगेटिव है, तो डॉट वाला जो cos 180 वाला वो भी माइनस आएगा, तो ये बेसिकली यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो एक सेकेंड, तो सारे वारे माइनस कंसीडर करके यहाँ पे प्लस आ गया। ये कंफ्यूज मत कर देना तुम, यहाँ पे समझे कि क्या हुआ। देखो देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस था, ये दोनों लेकिन अपोजिट थे, तो यहाँ पे cos 180 डिग्री था, cos 180 डिग्री का एक माइनस आ गया, उससे प्लस हो गया। तो एज यू कैन सी x2 तुम्हारा x1 से बड़ा है, x2 तुम्हारा x1 से बड़ा है, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई होगी। अगर x1 x2 से छोटा होता, अगर x2 x1 से छोटा होता तो डिक्रीज होती। तो जो रिजल्ट तुम चाहते थे वही मिला है तुम्हें। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ स्टोर्ड हुई होगी? स्प्रिंग में स्टोर्ड हुई होगी। इसमें मैंने एक गलती भी बताई थी। गलती क्या करते हैं, अगर तुम x1 से x2 जा रहे हो तो लोग बाग इसे कैसे लिख देते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 कर देते हैं, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज डिफरेंट फ्रॉम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये गलती तो मत ही करना। ये आगे तो जो रिजल्ट तुम्हें चाहिए था बिल्कुल होल्ड कर रहा, सब चीजें बढ़िया चल रही। इसे दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हो कि एवरी मोमेंट एट एवरी मोमेंट यू विल मूव दिस ब्लॉक स्लोली, एंड यहाँ पे तुम एक एफ एक्सटर्नल लगाओगे which is equals to your spring, which is equals to the force applied by the spring, ताकि तुम्हारा ऑब्जेक्ट धीरे धीरे मूव करे, ताकि तुम्हारा ऑब्जेक्ट धीरे धीरे मूव करे x1 से x2। उस केस में तुम लिख सकते हो कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी योर डेल्टा q, विल बी योर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? kx, जस्ट बिकॉज क्योंकि ऑब्जेक्ट तुम्हारा स्लोली मूव कर रहा है। तो उस केस में वर्क डन कितना लिख दोगे तुम? kx इंटू dx। इसे इंटीग्रेट कहां से कर दोगे तुम? x1 से x2, रिजल्ट सेम ही आएगा, रिजल्ट सेम आ जाएगा। बट ये जो चीज है ना, जस्ट कंफ्यूजन कब हो जाएगा तुम्हें, जब कोई अलग से कोई और एक्सटर्नल फोर्स दे रखी होगी, तब तुम कंफ्यूज करोगे क्या क्या मैं ये लिख सकता हूँ, क्या ये मैं नहीं लिख सकता। तुम लिख सकते हो, बट उसे दूसरी एनालॉजी से तुम कैसे समझ सकते हो कि इफ देयर इज अ फोर्स जो कि तुम्हारी स्प्रिंग फोर्स के बराबर है एंड तुम्हारे ऑब्जेक्ट को स्लोली मूव करा रही है, तो वर्क डन बाय दैट एक्सटर्नल फोर्स विल आल्सो बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आइदर यू कैन टॉक इन टर्म्स ऑफ योर change in potential energy of your conservative force due to work done by conservative force, or you can talk in terms of change in potential energy by external force। but मतलब बेसिकली वही है कि एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी हो सकती है। तो दिस इक्वेशन होल्ड्स फॉर एवरी केस, है ना, ये इक्वेशन होल्ड करती है एवरी केस के लिए। इस सेकंड वाले इसमें तुम कंफ्यूज कर सकते हो, है ना। इसके ग्राफ की हमने बात की थी, देखो हमने ग्राफ से देखा था ना, ये हम बात कर रहे हैं अभी इसके बारे में। पहले ग्राफ देख लेते हैं, यही बना लेता हूँ मैं, क्वेश्चन बाद में बता दूंगा। देखो ये हमने देखा था ना, ऐसे करके ग्राफ था। तो वी लुक्ड इनटू कि स्प्रिंग एनर्जी जो होती है, तो अगर जैसे ये x1 है और ये यहाँ पे x2 है, तो इट डज नॉट मैटर कि तुम यहाँ पे माइनस x1 ले लो और यहाँ पे माइनस x2 ले लो।
अगर यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर्ड है वो भी वो ही यहाँ होगी, क्योंकि ये सिमेट्रिक इक्वेशन, सिमेट्रिक ग्राफ है। एंड तुम देखोगे ध्यान से, अगर मैं x1 पॉजिटिव ले लूं और x2 नेगेटिव ले लूं, x1 पॉजिटिव ले लूं और x2 नेगेटिव ले लूं, देखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पे स्क्वायर है। तो इफ एज यू कैन सी कि देखो ये वाला तो नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव होगा, ये वाला एरिया नेगेटिव होगा। तो अगर मैं x1 से माइनस x2 भी निकालूंगा ना, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये वाले जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, बचाएगा ये, बचेगा ये, विच इज इक्वल टू माइनस x1 से x2 वाला, विच इज इक्वल टू x1 से x2 वाला। समझ रहे हो? एंड यू हैव वन मोर केस कि अगर मैं प्लस x2 से माइनस x1 जाऊं, तो वहां भी ये दोनों कैंसिल कर देंगे, तुम्हारे पास यही बचेगा। तो इट डज नॉट मैटर कि तुम माइनस x1 से x2 देख रहे हो, x2 से माइनस x1 दे रहे हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर स्प्रिंग, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर स्प्रिंग विल बी हाफ k x2 स्क्वायर माइनस k x1 स्क्वायर। ठीक है, माइनस हाफ k x1 स्क्वायर। बी वेरी केयरफुल एंड इट इज अ वेरी यूजफुल रिलेशन, ये तुम बहुत जगह यूज करोगे और तुम्हें बहुत हेल्प करेगी। Change in your potential energy is due to negative work done by all your conservative forces. Due to कुछ भी हो सकती है, but it is its magnitude is equals to minus change in minus work done by all conservative forces. ठीक है, तो ये देखते हैं gravitational potential energy of a rod on a horizontal surface. तो एक मास m की और l लेंथ की रॉड रखी हुई है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, अगर मैंने लिटा दी होती तो ऑब्वियसली कुछ पोटेंशियल एनर्जी नहीं आती। तो दे आर आस्किंग कि ये रेफरेंस है तुम्हारा, ये डेटम है तुम्हारा, ग्राउंड डेटम मतलब जो रेफरेंस मानते हैं अपन, ग्राउंड जो तुम्हारा डेटम है। तो टेल मी द पोटेंशियल एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस रॉड, इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी फ्रॉम द ग्राउंड, अगर तुम ग्राउंड से देखोगे। तो इन ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स में सिंपल है, तुम्हें पहले समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछी उसने, तो किसी ऑब्जेक्ट की, मास m के ऑब्जेक्ट की किसी हाइट h पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। यहाँ पे सीन क्या हो रहा है कि each and every element is at a different height, each and every element is at a different height। तो वहां पे थोड़ी दिक्कत हो रही है, हमें थोड़ा, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, हम इंटीग्रेट करते हैं। तो सपोज किसी हाइट x पे आई टेक अ एलिमेंट ऑफ dx लेंथ, तो इसका टोटल मास अगर m है और टोटल लेंथ l है, तो 1 मीटर लेंथ में इतना मास होगा m by l। तो dx लेंथ में कितना मास हो जाएगा, m by l इंटू dx इज माई dm। तो इसके लिए du, छोटी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मास भले ही छोटा है लेकिन हाइट तो पूरी है, हाइट तो x है, हाइट तो छोटी नहीं है। तो इसका du हो गया ये। अगर मैं u चाहता हूं तो मेरे को ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा इंटू dx इंटू x, कहां से कहां तक, 0 से लेकर l तक। ठीक है, तो तुम्हारा u क्या आ जाएगा, तुम अगर इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा, इसकी लेंथ l है ना, तो ml/2 इंटू जी, अच्छा जी रहेगा क्या, यहाँ पे जी आएगा ना, तो dm लिखा था यहाँ पे जी आएगा, यहाँ पे भी जी है, ml/2 इंटू जी इंटू ये आएगा, ये आएगा, ये सॉल्व कर लेना। यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, उसमें तुम l स्क्वायर पुट करोगे तो नीचे वाले से l कट जाएगा, तो तुम्हारे पास यही बच जाएगा। तो पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ml/2 इंटू जी, विच इज लाइक कि तुम ऐसा सपोज कर लो कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है। तो ऐसे कंटिन्यूस बॉडी वगैरह जो होती है ना, उनका तुम मान सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी जो तुम लिखोगे वो उनके सेंटर ऑफ मास के करस्पॉन्डिंग लिख सकते हो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन ही है कि तुम उस पूरे ऑब्जेक्ट को एक सिंगल पॉइंट मास से रिप्लेस करोगे तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, सारी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो तुम बोल सकते हो कि इसका सेंटर ऑफ मास सिमेट्रिकल है तो l/2 पे होगा, तो l/2 की पोटेंशियल एनर्जी लिखने का मतलब हो गया, लेकिन मास तुम पूरा लोगे, मास तुम उस पॉइंट का नहीं लोगे, मास तुम पूरा बॉडी का लोगे। तो m पूरी बॉडी का, l/2 उसकी हाइट होगी सेंटर ऑफ मास की ग्राउंड से इंटू जी, बट इंटीग्रेट करके भी सेम रिजल्ट आया ना, क्लियर है, सिंपल प्रॉब्लम था। ऐसे ही एक और सिंपल प्रॉब्लम देखते हैं, जहां पे भी तुम गलती ये कर सकते हो कि तुम बोलोगे कि यार इस पॉइंट की हाइट निकाल लो, पॉइंट की हाइट निकाल लो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसका सेंटर ऑफ मास यहां नहीं होगा, इस आर्क का सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे होगा, किसी इस पॉइंट पे। कैसे, कैसे बोला ये मैंने कैसे बोला, तो भाई थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। देखो ये सर्कल है, इसका सेंटर मास होता है यहाँ, सर्कल का सेंटर मास होता है उसके सेंटर। कैसे होता है
मतलब ये तुम डेरिवेशन वगैरह देखोगे, बट तुम्हें दिख भी रहा है कि ऐसा कोई पॉइंट जो सारे पॉइंट से सिमेट्रिकल हो, ऐसा कोई पॉइंट जो सारे पॉइंट से सिमेट्रिकल हो इज सेंटर। अगर देखो, अगर तुम ये मास उड़ाते जाओगे, अगर तुम ये मास उड़ाते जाओगे, अगर तुमने नीचे वाला हटा दिया, नीचे वाला तुमने हटा दिया, तो जो मतलब अब यार सेंटर ऑफ मास का तुम्हें आइडिया नहीं है, बट थोड़ा सा समझने का ट्राई करो। सेंटर ऑफ मास इज बेसिकली एक ऐसा पॉइंट जहां पे मैं सारा मास कंसंट्रेटेड मान सकता हूँ। तो अगर ये हाँ था और तुमने नीचे वाला मास हटा दिया, तो ये कुछ ऊपर ही जाएगा, ये कुछ ऊपर ही जाएगा, ये कुछ ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर तुमने सपोज इतना काट दिया होता, ऐसे करके, ये करके काट दिया होता, ये करके काट दिया होता, तो इसका सेंटर ऑफ मास कुछ और ऊपर चला जाता, बट इट इज स्टिल नॉट हियर। यहाँ पे कब होगा, जब ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी एक, विच इज नॉट पॉसिबल। एक कर्व है तो, एक सर्कल है तो स्ट्रेट लाइन तो बननी नहीं है। तो पॉइंट मेरा कभी भी यहाँ पे लाई नहीं करेगा, इसके सेंटर पे नीचे ही लाई करेगा कहीं ना कहीं। तो दिस इज द मिस्टेक जो कि लोग जनरली करते हैं। तो बी केयरफुल अबाउट दिस। एंड अब समझ में आ गया ना तुम्हें, सेंटर मास वाला यूज करना है तो तब यूज करना है जब तुम्हें सेंटर मास आ जाए, जो कि आ भी जाएगा, बट स्टिल यूज इट केयरफुली, है ना, ध्यान से। क्लियर है? तो ये भूल जाते हैं अपन, अब इसे नॉर्मल तरीके से सोल्व करने का ट्राई करते हैं। ज्यादा वो नहीं करेंगे, सिंपल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। देखो, इसका मास m और लेंथ l है, इसका मास m और लेंथ l है, हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, टोटल इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो सीन क्या हो रहा है कि हर एलिमेंट जो भी मैं लूंगा उसकी हाइट अलग है, उसकी हाइट अलग अलग है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग है। तो ऐसे केसेस में क्या करता हूँ, इंटीग्रेट करता हूँ। तो इंटीग्रेट करने के लिए पहले मेरे को लिमिट्स भी चाहिए होंगी, तो लिमिट देख लेते हैं पहले। अगर इसकी लेंथ l है, अगर इस लेंथ l है, आर्क की लेंथ l है, तो रॉड की लेंथ भी आर्क की लेंथ के बराबर है। तो ये एंगल अगर मैं फाइव बोल देता हूँ, तो कैन आई राइट r इंटू फाइव बराबर l, फाइव बराबर l अपॉन r। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सिंपल है, सर्कल की प्रॉपर्टी है। तो नाउ व्हाट आई विल डू इज, फाइव को भूल जाओ, इस फाइव को भूल जाओ अभी के लिए, इस फाइव को भूल जाओ, भूल के आंख बंद कर ली। हाँ, तो व्हाट वी विल डू नाउ इज वी विल टेक अ एलिमेंट एट एंगल थीटा, एट एंगल थीटा। एक एलिमेंट लेता हूं मैं डी थीटा लेंथ का, डी थीटा एंगल का मतलब लेंथ उसकी आर डी थीटा हो जाएगी। ये डी थीटा एंगल का एक एलिमेंट ले लेता हूं, तो ये लेंथ जो है, ये लेंथ जो है, ये कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, टोटल के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए हमें इसकी हाइट भी चाहिए होगी। हाइट क्या है, हमारे डेटम से, हमने डेटम माना है ग्राउंड, तुम वहां मान लोगे ऊपर ही तो जीरो हो जाएगी ऑब्वियसली। तो यहाँ तुमने डेटम मान लिया, यहाँ तुमने डेटम मान लिया, ठीक है। तो डेटम तुम्हारी हाइट कितनी है ग्राउंड से, देखो ये वाला लेंथ। अगर ये आर है, अगर इसकी हाइपोटेनस आर है, तो ये आर cos थीटा इसकी कोसाइनिस्टिक हो जाएगी, आर cos थीटा। तो ये आर cos थीटा पे हाइट पे एलिमेंट है, ये आर cos थीटा हाइट पे ये एलिमेंट है, जिसका मास कितना है, जिसका मास कितना है, अगर मैं इसका डीएम निकालता हूं, तो डीएम की वैल्यू कितनी आएगी, इसका मास पर यूनिट लेंथ, डीएल इंटू म्यू, पर यूनिट मास जो होगा, पर यूनिट लेंथ जो मास होगा, तो कितना आ जाएगा, डीएल हो गया मेरा आर डी थीटा, और म्यू कितना हो गया मेरा, अगर मैं म्यू निकालता हूं, मैं रेड पेन यूज कर लेते हैं, म्यू कितना हो गया, म्यू हो गया मेरा एम मास है, और लेंथ कितनी है, एल। क्लियर? तो ये मेरा आ गया डीएम। अगर मेरे को डी यू लिखना है, डी पोटेंशियल एनर्जी, छोटी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, तो आई विल राइट डी एम इंटू जी इंटू एच। एच क्या है मेरा, एच लिख देते हैं, एच है मेरा आर कॉस थीटा। तो एम बाय एल इंटू जी इंटू आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा, यही आएगा ना। हाँ, देखो ये वाला आर डी थीटा तो मैंने सेपरेट कर दिया, तो आर कॉस थीटा किससे आया, आर कॉस थीटा इसकी हाइट से आया, और मैंने ये सेपरेट कर दिया ना। तो तुम्हारे पास क्या बन गया, ये एम बाय एल जी इंटू आर स्क्वायर, और तुम्हारे पास क्या आ गया, एल आ गया ना, हाँ एल आ गया। cos थीटा डी थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसे मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, लिमिट कहां से कहां तक, जीरो से फाई एंगल तक, जो हमने फाई यहाँ निकाला है, देखो फाई हमने यहाँ निकाला है, ठीक है। साइन, साइन आएगा मेरा, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा में लिमिट्स क्या पुट होंगी, फाई पुट होगा मेरा, और जीरो पुट होगा, तो एम जी आर स्क्वायर अपॉन एल साइन एल बाय आर, माइनस जीरो हो जाएगा जिसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, माइनस साइन जीरो हो जाएगा उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब तुम पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो ना, तो स्लिपिंग वाले प्रॉब्लम की एक तुम्हारे पास एक वो थी, चेन थी, वो स्लिप हो गई, एंड मल्टीपल प्रॉब्लम्स लाइक कि ये हो गया वो हो गया, वो चीजें तुम इजिली सोल्व कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है?
तो these type of problems can be easily solved. तो this is one of the method जो कि तुम यूज कर सकते हो and it is very interesting. तो पोटेंशियल एनर्जी का तुम्हें समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है. तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके बता देना, और किसी प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो तो मेरे को बता देना, विल सॉर्ट इट. टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर देना, टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है मैं तुम्हें बता दूंगा अभी. तो कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो अनअकैडमी ऐप ट्राई कर लेना, इंस्टॉल इट फ्रॉम प्ले स्टोर, हैशटैग टू टॉप फ्री इन एजुकेशन. प्ले स्टोर ही बता देगा तुम्हें. लॉगिन यूजिंग योर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इट इज अप टू यू, इट इज योर पर्सनल प्रेफरेंस, तुम कैसे लॉगिन करना चाहते हो. डायरेक्टली गेट द सब्सक्रिप्शन और यू कैन ट्राई अनअकैडमी फॉर फ्री. डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन कब लेना है तुम्हें? जब तुम्हें जो चीज मैं बताऊंगा अगर वो तुम्हें ठीक लगती है, अगर तुम्हें समझ में आती है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, तो यू कैन डायरेक्टली गेट द सब्सक्रिप्शन और यू कैन ट्राई अनअकैडमी फॉर फ्री. थोड़े टाइम के लिए फिर अपने लिए डिसीजन खुद ले सकते हो. ठीक है, फ्री मैन अकेडमी तुम ट्राई कर सकते हो. एयरटेल वो AIR 18, AIR 1, AIR 87, 101 लोगों का 99 से ऊपर परसेंटाइल, 70 लोगों का 99.5 से ऊपर परसेंटाइल. तो दिस इज अ रिजल्ट जो कि अनअकैडमी में प्रोड्यूस किया है, विच इज वेरी कमेंडेबल. तुम इस रिजल्ट की बुराई नहीं कर सकते. मतलब अगर ये रिजल्ट दे रही है ना कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर कोई भी कोचिंग, तो दे कैन आस्क फॉर अ गुड प्राइस, बट स्टिल अनअकैडमी एक बहुत मॉडेस्ट प्राइस रखती है अपने जो भी एजुकेटर्स हैं, ताकि एजुकेशन अफोर्डेबल बना सके. ठीक है ना, बोल रहा हूँ मैं ये चीज कि तुम अगर कोटा वगैरह में जो लोग रहे होंगे अगर उनसे बात करोगे, इफ यू टॉक टू देम, जैसे मैं अपना ही केस बता देता हूँ. तो आए मेरे 2 लाख रुपए खर्च हुए थे मेरी कोचिंग में, एंड के बाद देर वर सम अदर एक्सपेंसेस, मेरा ट्रेवलिंग का था, मेरे मल्टीपल चीजें थी, तो 3 लाख रुपए हो जाता वो ले दे के, मतलब थोड़ा थोड़ा कर करके. तो उसको जब 3 लाख रुपए तुम्हें खर्च करने हैं, वो भी तुम्हें 10 बार में देने रहते हैं. ठीक है, तो 10 बार में तुम्हें देने रहते हैं, तो यू हैव टू गिव अराउंड लाइक 30,000 रुपीज पर टाइम. 30,000 रुपीज तुम्हें हर 3 महीने में देने, विच इज अ बिग अमाउंट, क्योंकि 10,000 रुपए तुम्हें हर महीने इकट्ठा करने पड़ेंगे, विच इज वेरी हेक्टिक, वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर एनी हाउस होल्ड. अकेडमी पे तुम्हें कितना देना पर मंथ? 3,750 मात्र, 2100 रुपए पात्र. ठीक है, ये कोड यूज करोगे तभी प्राइसेस हैं ये कोड यूज करने पे. और ये कोड डालने में कुछ नहीं है, तुम्हारे पास एक अगर फोन है तो तुम ये कोड डाल ही सकते हो. ठीक है, तो बी वेरी केयरफुल. किसे कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए? 11th 9th और 10th वालों को ये सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, 12th और ड्रॉपर्स को ये सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए. आई नेवर लर्न फ्रॉम पीपल जो कि कोटा की टॉप फैकल्टी थी, इन लोगों से नहीं पढ़ा मैं, बट आई अंडरस्टैंड कि अगर शायद पढ़ा होता तो कुछ अच्छा हो सकता था. इट डज नॉट मैटर, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इफ यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी, ग्रैब इट. तुम्हें लोग मिल रहे हैं जो तुम्हें पढ़ा सकते हैं, जो AIR 1 प्रोड्यूस करवा सकते हैं तुम्हारी, देन व्हाई नॉट लर्न फ्रॉम देम, व्हाई नॉट. ठीक है, बी केयरफुल विद योर सब्सक्रिप्शन ड्यूरेशन. जो लोग इंटरेस्टेड हैं कॉम्बो में, CBSE प्लस JEE के कॉम्बो में, सो दे कैन गेट द 12 मंथ ड्यूरेशन एंड 24 मंथ ड्यूरेशन कॉम्बो का प्राइस 12,000 है, डिस्काउंट यहाँ मिल रहा है, 21,000 यहाँ मिल रहा है. डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड, क्योंकि ये ऑफर जो है, ये सारी चीजें कुछ ना कुछ तुम मिस कर जाओगे अगर तुम ये कोड यूज नहीं करोगे. यूज दिस कोड फॉर योर बेटरमेंट, फॉर योर डिस्काउंट, है ना. क्लियर है? और आइकॉनिक में क्या डिफरेंस है? आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स, बट स्टिल आई विल रिपीट. प्लस इज नो मतलब नो सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन, मतलब कम इंटरेक्शन होगा आउटसाइड द क्लास. बट एज आई टोल्ड यू कि मेरे टाइम पे भी देयर वर पीपल जो स्कोर्ड वेल एंड गुड, जस्ट बिकॉज कि दे वर गेटिंग गाइडेंस फ्रॉम सम गुड पीपल, गुड एजुकेटर्स, है ना. तो पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल, these are also important in your IIT JEE preparation, क्योंकि it is a long duration exam. 2 साल प्रिपरेशन करते हो तुम, ऐसा तो नहीं है कि आज प्रिपरेशन की कल मुंह उठा के चल दी, ऐसा नहीं होता ना. ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, एंड इट इज योर लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन दिस एग्जाम. तुम आगे क्या करते हो, क्या तुम्हारा वो रहता है, कितनी तुम्हें रेस्पेक्ट मिलती है ऑन बेसिस ऑफ योर डिग्री, डिपेंड्स ऑन दिस एग्जाम. ठीक है, तो इफ यू वांट कि तुम मैक्सिमम ऑप्टिमम परफॉर्मेंस दो, अपनी आउटपुट दो अपना एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम, गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, क्योंकि इसमें तुम्हारे और भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, IIT JEE एग्जाम में बैठ के तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारी थिंकिंग रहती है, वो कैरेक्टरिस्टिक अगर तुम्हें डेवलप करनी है, यू नीड टू टेक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. प्लस में ये होगा कि तुम अपने जो थिंकिंग है उसके बेसिस पे पेपर सॉल्व करोगे. यहाँ पे आइकॉनिक में यू विल बी गेटिंग हिंट्स कि ऐसे सोचता तो मेरा पेपर अच्छे से हो जाता, मेरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता.
देयर आर मल्टीपल इंस्टेंसेस जहां तुम क्वेश्चन कर लोगे, बट जस्ट बिकॉज तुमने वो क्वेश्चन गलत मेथड से किया है, तुम एक क्वेश्चन छोड़ के आओगे जो तुम कर सकते थे। ये होता है, हर पेपर में होता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू वांट टू गिव योर बेस्ट, टेक द बेस्ट, बेस्ट सब्सक्रिप्शन लो, ताकि तुम्हारी मतलब कोई इफ एंड बट रहे ही नहीं ना। 100% गो ऑल आउट। 90%, 50%, 80% का क्या सेंस है? एक बार पेपर देना, ड्रॉप करने का सोच के नहीं आए कि मैं एक साल में एक्सपीरियंस लूंगा, पहली बार में एग्जाम मेरा होगा नहीं होगा पता नहीं, ट्राई कर लेते हैं, 50-50 चांस रखते हैं, अगले साल मेरे को पता ही लग जाएगा क्या होगा तो मैं प्लस से कर लूंगा। अपना नुकसान करोगे तुम लोग। इससे क्या है, एक बार में दो, अच्छे से दो, गो फॉर इट, अपने बेसिक्स वगैरह नॉलेज वगैरह अच्छे से गेन करो। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस है ना। यहाँ पे और क्लियरली है, यहाँ पे तुम्हें थोड़ा का डीप समझ में नहीं आ रहा कि डीप इसका इन्फ्लुएंस क्या रहेगा तुम्हारे एग्जाम प्रिपरेशन पे, बट यहाँ पे तुम टेबुलर फॉर्म में भी समझ सकते हो कि ये डिफरेंस है। किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को कंपेयर करना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में, एंड यू आर गुड टू गो, यू आर गुड टू गो, है ना। यहाँ पे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में लिख लो, तुम्हारे मजे हैं, इजिली कंपेयर कर सकते हो तुम। कंपेयर हो जाएगा जब, तो टेक द प्लेटफॉर्म ऑफ योर प्रेफरेंस। के बाद जो लोग अनअकैडमी में रेगुलरली पढ़ाई करते हैं 31 अगस्त से पहले, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है और जो फ्यूचर में लेंगे उनके लिए फ्यूचर में ऑफर आएंगे, तो जो अनअकैडमी में रेगुलर मेहनत करते हैं उन्हें हम अनअकैडमी चैंपियंस बोलते हैं। तो इफ दे डू रेगुलर प्रैक्टिस एंड दे आर गुड विद देयर स्टडीज, तो उन लोगों को सिंपल गूगल फॉर्म भरने पे कुछ कैश रिवॉर्ड मिलेगा। एंड ये टाइप के जो ऑफर्स वगैरह हैं ये फ्यूचर में आते रहते हैं। तो इफ यू आर एन अकेडमी स्टूडेंट, डोंट वरी, यू विल रिसीव सम सॉर्ट ऑफ रिवॉर्ड। इफ यू प्रोड्यूस अ गुड रैंक, यू विल डेफिनेटली रिसीव सम रिवॉर्ड्स, है ना। ये लास्ट 29 सितंबर को बैच स्टार्ट हुआ है, तो it is not late, it is still not late. So if you want, you can join one of these batches and start your preparation. It will be very difficult अगर तुम 15 दिन से ज्यादा का गैप कर दोगे तब दिक्कत हो जाएगी। अभी ठीक है, अभी तुम चाहते हो कि तुम प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, देन गो फॉर इट। कुछ भी डरने की जरूरत नहीं, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, डू इट नाउ। ज्यादा लेट करोगे, 15 दिन 2 हफ्ते से ज्यादा लेट करोगे तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो मेरे से बात करना चाहते हैं, मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, तो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, नवीन कुमार और IIT रूड़की, दोनों चीजें जहां मैच कर जाएं वहां मेरे को फॉलो कर लेना। अदरवाइज यू हैव माई लिंक ऑफ माई प्रोफाइल इन डिस्क्रिप्शन, तो मेरी प्रोफाइल लिंक मिल जाएगी तुम्हें। देन द लिंक ऑफ माई पर्सनल टेलीग्राम चैनल जेई फिजिक्स बाय नवीन कुमार, उसका भी तुम्हें नीचे लिंक मिल जाएगा, या फिर तुम ये कीवर्ड भी सर्च कर सकते हो डायरेक्ट। यहाँ पे मैं 11 12th का सिलेबस कवर करा रहा हूँ, 11th का यहाँ करा रहा हूँ, ताकि विद इन 1 ईयर आई हैव स्टूडेंट्स जो कि मेरे फुल्ली प्रिपेयर्ड है। चाहे तुम ड्रॉप कर रहे हो, चाहे तुम 12th में हो, तो यू विल बी फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम इफ यू आर लर्निंग फ्रॉम मी, है ना। मैं नहीं चाहता, मेरा मोटिव ये नहीं कि धीरे धीरे अपनी स्पीड में कराते रहो, जिससे लोगों को फायदा होगा उसी स्पीड में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम्हें टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, मेरे से पर्सनली डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इस YouTube चैनल का पर्सनल टेलीग्राम चैनल भी है, रैंक अप जेई करके, का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स सबका बराबर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, सबका जो भी है प्रोवाइड किया जाएगा तुम्हें, एंड यू आर गुड टू गो। क्लियर है। रैंक अप जेई चैनल का पर्सनल यूट्यूब पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, वहां पे तुम्हें सारे अनअकैडमी से रिलेटेड ऑफर्स, सारे किसी भी एजुकेटर्स के वीडियो के लिंक सारे वहां शेयर किए जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय सेशन। सब्सक्राइब कर देना आने वाली वीडियोस देखने के लिए। लास्ट के नेक्स्ट 2 सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि उसमें अपन देखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन, जो एनर्जी कंजर्वेशन है और जो थ्योरम वगैरह है, वर्क एनर्जी थ्योरम, वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, लाइक कर देना ये सेशन, अगर तुम्हें अच्छा लगा ये सेशन, तुमने अटेंड किया तो लाइक कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय सेशन। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, उनका भला चाहते हो तो। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच, बाय।